चलो, हो गया सबका। पहला क्वेश्चन देखो, कौन सा एक शब्द स्त्रीलिंग शब्द सही नहीं है। मतलब ये शब्द हैं आपके जाति और आपका जो व्यापार होते हैं, व्यापार सूचक और जाति सूचक शब्द हैं, इनके स्त्रीलिंग बने हैं। जैसे ये धोबिन बना है किससे? धोबी से। किससे बना है? धोबी से। धोबी पुल्लिंग हो गया, धोबिन उसका स्त्रीलिंग सही है। ये क्या है? बनिया। ठीक है, व्यापार सूचक शब्द है बनिया, तो इसका क्या होगा? बनियाइन। क्या होगा? बनियाइन। क्या होगा? बनियाइन। ये भी सही है। इसके बाद क्या है? ये ठाकुराइन। ठाकुर जाति सूचक शब्द है, समझ गया ना? इसका ठाकुराइन बिल्कुल सही होगा। ठाकुराइन नहीं होता, ठकुराइन ही होता है। ये भी सही है। ये क्या है? कहाराइन। कहार। कहार मतलब जो डोली बनाते हैं, डोली उठाते हैं, उनको बोलते हैं कहार। समझ गया ना? तो इसका होना चाहिए था कहारिन। क्या होना चाहिए था? कहारिन। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यह उमेश की कलम है, वाक्य में कारक होगा। यह उमेश की कलम है, तो यहां पर तो की सीधे सीधे है, समझ गया ना? का, की, के, रा, री, रे, ये सब क्या होते हैं? नानी ने क्या होते हैं? संबंध बोधक कारक। क्या होते हैं? संबंध। ये बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राम विद्यालय गया था, वाक्य में काल होगा। राम विद्यालय गया था, वाक्य में काल होगा। सामान्य भूत। राम विद्यालय गया था। अगर आप कहते राम विद्यालय जा चुका था, तब क्या होता? पूर्ण भूत। ठीक है, और राम सामान्य भूत क्या है? राम विद्यालय गया। इसी को कहोगे राम विद्यालय जा रहा था, मतलब जब आपने देखा तब उसकी क्रिया चल रही थी, तब क्या होता? अपूर्ण। संदिग्ध कब होता? राम विद्यालय गया होगा। समझ गया ना? तो उसमें क्या हो गया? संदेह हो गया, गया भी था या नहीं भी कंफर्मेशन नहीं है ना? तो वो क्या हो जाता है? संदिग्ध। और ये क्या? आसन्न भूत का मतलब राम विद्यालय गया है। समझ गया ना? मतलब आप ये सोच लो कि आसन्न भूत का मतलब होता है भूतकाल खत्म होते ही वर्तमान काल शुरू हो जाए। समझ रहे हो? तो आसन्न भूत और सामान्य भूत में बहुत अंतर होता नहीं है, लेकिन इसे क्या बोलोगे आप? सामान्य भूत। राम विद्यालय गया था। सभी दर्शक यथा स्थान बैठे थे। सभी दर्शक यथा स्थान बैठे थे, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित पद क्या होगा? रेखांकित पद मतलब यथा स्थान। यथा स्थान क्या बता रहा है? जगह बता रहा है ना? यथा स्थान का मतलब अपनी जगह पर, अपनी जगह पर। समझ गया ना? और बैठना क्या है? क्रिया। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए वो क्या होता है? क्रिया। और क्रिया विशेषण अपने आप में क्या होते हैं? अव्यय। क्या होते हैं? तो इसका क्या होगा? अव्यय। अगला क्वेश्चन है, विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। नहाता, शिष्टता, खेलता, दौड़ता। नहाता किससे बना है? नहाना। नहाना क्या है? क्रिया। नहाना क्या है? खेलता किससे बना है? खेल से। खेल क्या है? क्रिया। दौड़ना किससे बना है? दौड़ से। दौड़ क्या है? क्रिया। शिष्टता किससे बना है? शिष्ट से। शिष्ट क्या है? विशेषण। क्या है? विशेषण। वैसे तो ये सब भाववाचक संज्ञाएं बन गई हैं, लेकिन वो ये पूछ रहा है कि क्या विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है। समझ गया ना? तो विशेषण से निर्मित कौन सी वाली है? शिष्टता। शिष्ट शब्द अपने आप में क्या है? विशेषण। बाकी सब क्या है? क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। ये क्रिया से बनी है, ये क्रिया से बनी है, ये क्रिया से बनी है। तो इसका सही आंसर होगा शिष्टता। अगला क्वेश्चन है, मिठास शब्द का, मिठास शब्द है, मिठास, मिठास एक अनुभव है। मिठास क्या है? एक अनुभव है। हम मन की स्थिति और अनुभवों को क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, मिठास भी क्या है? एक अनुभव। समझ गया ना? आप कहोगे क्या मीठा, मीठा क्या बन जाएगा? विशेषण। मिठाई क्या बन जाएगा? संज्ञा। मिठाई एक वस्तु का नाम है तो वो संज्ञा होगी। मीठा क्या है? उसका गुण है, तो वो क्या होगा? विशेषण। मिठास क्या है? ना तो वो वस्तु है ना गुण है, मिठास क्या है? एक भाव है मात्र, तो भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है, पितृता शब्द में कौन सी संधि होगी? पित्राज्ञा शब्द में कौन सी संधि होगी? पित्राज्ञा से।
समझ गया ना, ये शब्द बना है पितृधन आज्ञा। किससे बना है? पितृधन आज्ञा। समझ गया ना। तो पहले पद का अंत री में हो और दूसरे पद का आरंभ किसी अन्य स्वर में हो तो री का क्या बन जाता है? रा। क्या बन जाता है? रा। समझ गया ना। तो ये बताओ, ये जो आपका पितृ है, इसमें आपका तौ में से अगर री की मात्रा हटा दें तो ये हलंत लग जाएगा। समझ गया ना। अब क्या आया? ये री को हमने अलग कर दिया इसको, ठीक है। यहां से क्या आया? ये आ, ये दोनों मिला दिए हमने। संधि इसी में होती है हमेशा, पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का, बाकी तो यथावत रहना है, ये पीछे का भी और आगे का भी, इसमें कोई वो नहीं होना है, परिवर्तन नहीं होना, आगे में भी और पीछे में भी। जहां पर पहला वर्ण और दूसरा वर्ण आपस में क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं, वहीं पर नई ध्वनि निर्मित होगी, किसी भी संधि में हो। समझ गया ना। तो इसमें ये बताओ, री और आ मिलकर के क्या बनेंगे? रा। क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? रा। तो अब ये क्या बन गया? पी त रा ज्ञा। अब ये बताओ, इस तौ में हलंत लगा है, इसके पीछे स्वर है, तो क्यों ना इस हलंत और इसको मिला दें हम। समझ गया ना। तो क्योंकि रौ के साथ मिल जाता है ना, स्वर तो नहीं है त्र रा, लेकिन क्या रौ के साथ मिल जाता है, तो क्योंकि त्र किससे बनता है? तो और रौ से। तो अब बनाओ इसको, तो को रौ के साथ मिला दोगे, क्या हो जाएगा? त्रा। तो आधा इसमें रौ पूरा है, त्रा ज्ञा। अब ये बताओ, ये किस संधि में होता है? यण संधि में। समझ गया ना। पहले पद का अंत री में हो, दूसरे में कोई अन्य स्वर आए, समझ गया ना, तो री का रा बन जाता है। ये किस में होता है? यण संधि में। तो किसका उदाहरण है? यण संधि का। किसका उदाहरण है? यण संधि का। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में संधि व समास दोनों है? मतलब समास भी और संधि भी। यज्ञशाला। यज्ञशाला में यज्ञ के लिए शाला, ये आपका समास तो है लेकिन संधि नहीं है, क्योंकि यज्ञ अपने आप में सेपरेट शब्द है और शाला अपने आप में। जोड़ने पर इनमें शब्दों में क्या नहीं हुआ है? परिवर्तन। मैं आपको बता रहा था अभी कि क्या, जब संधि होती है तो पहले पद का अंतिम और दूसरे पद का पहला जुड़ करके नया शब्द बना देते हैं। समझ गया ना, नया वर्ण बना देते हैं बीच में। अब यज्ञ और शाला को जोड़ोगे तो यज्ञ अपना सेपरेट जुड़ा, शाला अपना, दोनों जुड़ भी गए तो कोई संधि बनी? नहीं बनी। समझ गया ना। स्वधर्म, स्व धन धर्म। समझ गया ना, इसमें भी संधि नहीं बनी, लेकिन स्वधर्म में क्या समास तो बनेगा, अपना, ऐसा धर्म जो अपना हो, स्वधर्म। समझ गया ना। अब यह है जलोष्मा। क्या है? जलोष्मा। क्या है? जलोष्मा। ये किससे बना? जल धन ऊष्मा से। जल की ऊष्मा, ये तो समास शब्द हुआ, तोड़ोगे तो जल की ऊष्मा। संबंध क्या? कारक तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा? तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष होगा ना। अगर इसमें संधि करोगे तो संधि भी बन रही। देखो, लौ के पीछे हलंत नहीं लगा है, तो इसका मतलब क्या है? इसमें अ है, और आगे क्या है? उ है। अ और उ मिलकर के ओ कब बनाते हैं? गुण संधि में। किस में बनाते हैं? गुण संधि। यानी कि जलोष्मा आपका गुण संधि का भी उदाहरण है और तत्पुरुष दोनों है इसमें, जलोष्मा शब्द में। ठीक है। और पंकज शब्द में क्या? पंकज शब्द में आपका ये कैसा शब्द है? पंकज योगरूढ़ शब्द है। कैसा शब्द है? योगरूढ़। समझ गया ना। इसमें समास नहीं बनता, समझ गया ना, और ना ही क्या बनता है? हाँ, ना ही इसमें आपका ना समास बनता है ना संधि बनती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक कृत प्रत्यय है? कृत मतलब ऐसा प्रत्यय जो किसी क्रिया शब्द के पीछे लगा हो। दास, दासत्व, इसमें ये प्रत्यय है। इसमें क्या प्रत्यय है? बड़ी। इसमें क्या है? आई प्रत्यय है। इसमें क्या प्रत्यय है? सार। सब प्रत्यय से बने हैं ना। इसका मूल शब्द क्या है? दास। इसका मूल शब्द क्या है? भोग। इसका मूल शब्द क्या है? चतुर। इसका मूल शब्द क्या है? मिलन। क्या है? मिलन। अब देखो, दास, दास शब्द अपने आप में क्या है? क्रिया शब्द। दास क्या है? क्रिया। किसी व्यवसाय का, मतलब किसी व्यक्ति के व्यवसाय का क्या होगी? ये जातिवाचक, क्या, सॉरी, संज्ञा शब्द। जातिवाचक संज्ञा होगी ना दास में। दास में क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा। भोग में क्या होगा?
भोग भी क्या है? संज्ञा है। कौन सी? भाववाचक संज्ञा। चतुर क्या है? विशेषण शब्द, किसी का गुण बताता है चतुर। समझ गया ना? मिलन किससे बना है? मिल धातु से। मिल मतलब मिलना, यानी कि क्रिया शब्द। समझ गया ना? इसकी धातु क्या है? मिलन धातु। किससे बना है मिलन शब्द? मिल धातु से, यानी कि ये क्या है? क्रिया शब्द। मिलन शब्द क्रिया शब्द है, और क्रिया शब्द के पीछे जो भी प्रत्यय लगता है वो क्या कहलाता है? कृत प्रत्यय। तो इसका सही आंसर ये होगा। पानी न बरसने पर सूखा पड़ जाएगा। पानी न बरसने पर सूखा पड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? पानी न बरसने पर सूखा पड़ जाएगा। सरल वाक्य, एक ही उद्देश्य एक ही विधेय। समझ गया ना? इसमें दो वाक्य हैं ही नहीं, ना पूरे ना अधूरे, एक ही वाक्य है ये, दो वाक्य से नहीं बना है। अगला क्वेश्चन है, उद्धरण चिन्ह से पूर्व किस विराम का प्रयोग होता है? उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा लगाने से पहले भी एक विराम लगता है। जैसे आपने कहा तिलक ने कहा, अब यहां से तो इन्वर्टेड शुरू करोगे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इन्वर्टेड कॉमा बंद है, ऐसे लिखते हो ना, लेकिन यहां पर भी लगेगा एक। तिलक ने कहा, कौन सा? अल्प विराम, उसके बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा शुरू होगी, फिर जाकर के उसके द्वारा कहा गया कथन लिखा जाएगा। समझ गया ना? तो इसमें आएगा क्या? अल्प विराम। कौन सा विराम आएगा? अल्प विराम। 3-13 होना मुहावरे का अर्थ। 3-13 मतलब बिखर जाना। 1-11 होने का मतलब संगठित हो जाना, और 3-13 होने का मतलब बिखर जाना। समझ गया ना? तो ये बिखराव के लिए आपका मुहावरा प्रयोग किया जाता है। अगला है, किस पत्र के संबोधन में पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों होता है? परिपत्र। परिपत्र क्योंकि अनेक विभागों को लिखा जाता है। अब किसी विभाग का विभागाध्यक्ष क्या होगा? पुरुष होगा, किसी का महिला। अब किसी का पुरुष, मान लो किसी, सारे डीएमओ को लिखा, उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने सारे जिला अधिकारियों को लिखा। समझ गया ना? तो अगर उसमें वो महोदय लिख दे, 3 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या है? महिलाएं हैं। समझ गया ना? तो गलत हो जाएगा ना, इसीलिए वो क्या लिखता है? महोदय ऑब्लिक महोदया, यानी कि सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों को जाएगा, जो महोदय है वो अपने को महोदय समझ ले, जो महोदय है अपने को महोदया। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों ही क्या संबोधन का प्रयोग किसमें होता है? परिपत्र में। किसमें होता है? परिपत्र। क्योंकि परिपत्र का मतलब क्या होता है? जब एक ही सरकारी पत्र अनेक विभागों को लिखा जाता है तो उसे हम परिपत्र, लेकिन उसमें संबोधन लिखते समय महोदय महोदया लिख दिया जाता है। किस बोली का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है? सौरसैनी अपभ्रंश, देखो अवधि है अर्धमागधी की, बुंदेली, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड मतलब जो झांसी के आसपास का एरिया, ये आपका सौरसैनी से होगा। पश्चिमी यूपी किसमें आता है? पूरा सौरसैनी अपभ्रंश में। तो यही इसका सही आंसर है। बघेली छत्तीसगढ़ में बोली जाती है, अर्धमागधी की है। समझ गया ना? छत्तीसगढ़ी किसकी होगी? अर्धमागधी की। उत्तर प्रदेश में ये सोच लो कि बनारस से, आपका इलाहाबाद से जो पूर्व का एरिया है, समझ गया ना, बिहार तक का, पटना तक का, उस क्षेत्र में जो बोली बोली जाएगी वो क्या होगी? अर्धमागधी। समझ गया ना? और इससे बाद जो पश्चिम में उत्तराखंड हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा है, हिमाचल में जो भी हिंदी बोली जाती है वो किससे निकली है? सौरसैनी अपभ्रंश से। तो बुंदेली भी क्या है? सौरसैनी अपभ्रंश है। कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? अलंकार। अलंकार सही है, लौ के ऊपर ही होता है नो। बारात, बारात नहीं होता है, क्या होता है? बारात। क्या होता है? बारात। बाकी अंजलि सही है, कौशल्या सही है। बारात नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? बारात। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही नहीं है? काजल, कज्जल। काजल तद्भव हो गया, कज्जल तत्सम हो गया। कुत्ता तद्भव हो गया, कुकुर तत्सम। ये संस्कृतियां है, ये हिंदी, मतलब उसी रूप में आया। आंवला, अमलक, ये भी सही है। जत्था, जूट। जत्था का आपका जो संस्कृत में शब्द होता है उसका मतलब होता है जटा। क्या होता है? जत्था का तत्सम क्या होता है? जूट नहीं होता है, क्या होता है? जटा होता है। तो इसका मतलब कौन गलत है? जत्था और जूट गलत है। ठीक है,
स्वांग शब्द का पर्यायवाची नहीं है। स्वांग, स्वांग रच रहा है बोल रहे हैं ना, यानी कि परपंच कर रहा है, किसी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, ढकोसला कर रहा है, दिखावा कर रहा है, ढोंग कर रहा है, ये सब इसका। वेदना, पीड़ा को बोलते हैं वेदना, तो समझ गया ना, इसका मतलब स्वांग का पर्यायवाची वेदना नहीं है, बाकी तीनों है। ठीक है। अगला साधु का विलोमार्थक होगा असाधु। बोलते हैं ना ये साधु है, ये क्या है, असाधु है। क्या है, असाधु। समझ गया ना। तो साधु का विलोमार्थक क्या, सन्यासिनी या साध्वी क्यों नहीं है, ये केवल स्त्रीलिंग पुल्लिंग को बिलोंग करता है। समझ गया ना। एक्चुअल में ये क्या है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के कारण साधु और साध्वी है। समझ गया ना, ये विलोमार्थक नहीं होते हैं, क्योंकि साधु का पत्नी पति का रिश्ता साधु और साध्वी का नहीं हो सकता, क्योंकि वो सन्यासी हैं, उनका गृहस्थ होता ही नहीं है, इसीलिए उनका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को अपोजिट नहीं कर सकते आप। साधु का मतलब ऐसा जो बिल्कुल साधारण सा और सरल जीवन जीता है वो साधु है, और असाधु का मतलब जो साधारण जीवन नहीं जीता, मतलब जो आपका क्या, आपके विशिष्ट जीवन जीता है, वो असाधु है। यात्रियों का डैश डैश मंदिर की ओर आ रहा है, क्या होगा, दल, यात्रियों का दल। समझ गया ना, यात्रियों का दल। जत्था भी होता है, जत्था शब्द का प्रयोग भी किसके लिए किया जाता है, बोलते हैं ना कैलाश मानसरोवर यात्रियों का एक जत्था निकल गया है, या दल, कैलाश मानसरोवर यात्रियों का दल अपने ठिकाने पर पहुंच गया है। समझ गया ना। तो यहां पर जत्था तो है नहीं, क्या होगा, दल सही आंसर होगा। छंद का अनेकार्थी शब्द नहीं है। छंद का मतलब छल भी होता है, छंद का मतलब बहाना भी होता है, छंद का मतलब काव्य भी होता है, छंद का मतलब उपाय नहीं होता है, उपाय नहीं होता। ये सही आंसर है। ठीक है, चलो मिलाओ।